अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 20 पे एनसीईआरटी बुक्स का, हम वो पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे वन बाय वन, है ना। तो पेज नंबर 12 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि √2 को आपको प्रूफ करना है ना। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 मान लीजिए दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रूव √2 इज इर्रेशनल नंबर, है ना, ये दिया हुआ है इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। एन और डॉट लगा देता हूं तो ये नंबर समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने जो कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना। देखो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि √2 का मतलब तो वैसे ही होता है कि ये जो है ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा ये डेसिमल के बाद कभी ख़त्म नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको समझाया हुआ था कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर इसी 1 को रूट में डालेंगे तो फिर से ये 1 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसी 4 को मैं जो है रूट में डाल देता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो फिर 1 को रूट में डाला 1 आया, 4 को रूट में डाला 2 आया, तो 1 और 4 के बीच में तो नंबर है ना 2 और 3 है। तो अगर मैं 2 को रूट में डालता हूँ और 3 को रूट में डालता हूँ तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो डेसिमल ऐसा आएगा कि वो डेसिमल कभी टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं 1.9562 ऐसा कर दूं इरेशनल नंबर, और इसको जो है आप नंबर लाइन पे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। और इस तरह से मैं जूम आउट करते जाऊंगा और ये नंबर मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक मैं जूम करते जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको निकाल लेते हैं नंबर लाइन पे, है ना। तो असल बात ये है कि ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है ना, लेकिन इसको जो है प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ जो हम करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड दिखा के हम प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं ये कंट्राडिक्शन मेथड आपको बताता हूँ। मैं पहले ये मान लूंगा कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, ऐसा लिखेंगे ना, रेशनल नंबर, ठीक है। √2 को पहले मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अगर √2 रेशनल नंबर है तो फिर वो p/q के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ऐसा। और जहां पे p एंड q क्या होगा, इज इंटीजर, ऐसा होगा ना, p और q एक इंटीजर होगा। और भी क्या होगा, और ये होगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो मैंने इसको मान लिया, √2 को मैंने p/q के फॉर्म में मान लिया, और इसलिए माना क्योंकि √2 को मैंने रेशनल माना है। फिर मैं कंट्राडिक्शन दिखाऊंगा कि भाई मैंने जो रेशनल माना है ये तो रेशनल इस फॉर्म में होता ही नहीं है। तो एक रेशनल नंबर जब इस फॉर्म में नहीं होता है तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया है, इसलिए आया है कि हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। ये जो हमने लेट किया है ना, ये माना है ना, ये गलत माना है। तो चलो इसको हम कंट्राडिक्शन दिखाते हैं, राइट। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 100/200 है, मान लीजिए एक नंबर है ना, असल में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, 1/2। तो कोई भी नंबर को आप, फ्रैक्शन नंबर को या रेशनल नंबर को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या आता है, 1 आता है। कोई भी दुनिया का नंबर हो, है ना। आप बोलेंगे कि सर ऐसा है, मेरे पास ये नंबर है 15/45, इसका तो HCF 5 आएगा। मैं बोलूँगा नहीं, ये असल में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, असल में ये भी नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये है 1/3। 1 और 3 का LCM क्या आता है, सॉरी HCF क्या आता है, 1 आता है। आप बोलेंगे सर ऐसा है कि और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 36/3 12 जा और 24 ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसको भी आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 जा और 12 2 जा। देखिए ये असल में नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये है, तो 3/2, 3 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि किसी भी हम नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखते हैं रेशनल नंबर को, तो उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF होता है वो क्या आता है, वो 1 आता है। तो वही चीज हम दिखाएंगे कि p और q ये जो है एक रेशनल नंबर हमने माना है, और ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने माना है। तो इस p और q का जो HCF आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए।
और अगर मैं दिखा दूंगी कि नहीं इसका भी एक HCF2, इसका HCF क्या है 2 है, यानी कॉमन फैक्टर 2 है, भाई HCF1 का मतलब क्या हुआ कि कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, ठीक है ना, कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। मैं यही प्रूव करूंगा कि नहीं P और Q का जो है कॉमन फैक्टर 1 नहीं है बल्कि 2 है, ठीक है। चलो इसको फटाफट प्रूव कर देते हैं। तो देखो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये हो जाएगा 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा P² अपॉन में Q², ऐसा होगा। फिर अगला स्टेप अगर मैं यूज करूं तो क्या हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P², राइट। अच्छा इसके बाद अगला स्टेप देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू P² अपॉन में 2। यही जो है मेरा गेम चेंजर स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, P को भी 2 से डिवाइड करके दिखाना है और Q को भी 2 से डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है कि हमने ये माना है P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर, ये इंटीजर होगा और ये भी क्या है, इंटीजर। अगर इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और कोई इंटीजर ही आता है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल है 2 से। एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई नंबर का अगर स्क्वायर, जैसे अगर मैं लिखूँ 3 का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 3 से ही डिविजिबल होगा, तो देखो ये कैसा होगा 3 × 3 अपॉन में 3। तो मैं ये बोलूँगा ना कि भाई इसको डिवाइड करने के लिए आपको इसमें से कोई एक डिवाइड होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधा ये हो जाए आधा ये हो जाए। तो ऐसा होगा अगर, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 3 भी डिविजिबल है फिर। तो यहाँ पे अगर P² का जो है 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P भी जो है वो 2 से डिविजिबल है। वेरी सिंपल है ना। ये देखिए ये जो है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो P² मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ P² इज डिविजिबल बाई 2, है ना, P² इज डिविजिबल बाई 2, देन P इज ऑल्सो, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट हो जाता है, डिविजिबल बाई 2। ये फाइनल स्टेटमेंट है एक हमारा। हेंस अगर जो है देखो यहाँ पे एक चीज है ना कि P² इज डिविजिबल बाई 2, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। P जो है, ये P जो है हमारा, ये P 2 से डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 जो है वो P का क्या है, फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। देखो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैं पूरा कंट्राडिक्शन करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने ये प्रूव किया कि P का जो एक फैक्टर है वो क्या है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, 2 P का फैक्टर है या P का एक फैक्टर 2 है। अब बारी आ गई Q की, हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि Q का भी एक फैक्टर 2 है। तो चलो अब इसकी तैयारी करते हैं, है ना। देखें तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अच्छा ये देखो हमने क्या माना था कि P और Q ये क्या इंटीजर है, तो P का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, है ना। चलो यहाँ पे देखो मैं ये बोलता हूँ कि P इज इक्वल टू 2a, ऐसा लिख सकता हूँ। बुक में 2c दिया रहता कुछ भी, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज सम, 1 मिनट, a इज सम इंटीजर। अब देखो इसको जरा समझ लो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a कोई इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, देखो p को मैंने क्या माना है बेटा, इंटीजर माना है ना। p को जो है हमने इंटीजर माना है, तो कोई इंटीजर को मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख सकता हूं। क्यों, देखो यहां से एक चीज आपने प्रूव किया है कि p इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो अगर P इज डिविजिबल बाई 2 है तो इसी स्टेटमेंट को लिखते हुए मैं P अपॉन में 2 इज इक्वल टू है, मैं ऐसे लिखूंगा। चलो मैं ऐसे पहले ऐसे लिख देता हूँ कि अगर P अपॉन में 2, भाई P 2 से डिविजिबल है तो जो भी डिविजिबल होगा कुछ तो इंटीजर ही आएगा ना, मैं उसको A मान लेता हूँ, मान सकता हूँ ना। हाँ ऐसे समझो, है ना, ऐसे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि यहाँ से दिख रहा है कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैंने डिविजिबल किया। जब डिविजिबल है तो इसका मतलब कोई इंटीजर ही आना चाहिए, तो ये A क्या हुआ, A इंटीजर होना पड़ेगा, तो A सम इंटीजर मैंने लिख दिया। तो अब जो है मैं इसको इस इक्वेशन को यूज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 2a वेयर A इज सम इंटीजर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये स्टेटमेंट को मैं लूंगा,
ये इक्वेशन को मैं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि अब मुझे यही दिखाना है कि भाई पी को तो 2 डिवाइड कर सकता है, क्यू को भी डिवाइड करेगा, जो कंट्राडिक्शन मुझे दिखाना है। तो चलो मैं इस स्टेटमेंट को लेता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं कि 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे मैं 2a रख दूं क्या बेटा? हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल मैं ऐसा रख देता हूं। बात समझ में आई क्या? तो चलो फिर से ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन गया 4a स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? मैं दोनों तरफ से 2 निकाल लूं या इस 2 को मैं उधर भी ले जा सकता हूं। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है ना, तो मैं डायरेक्ट है ना छोटा छोटा स्टेप में करता हूं। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? इधर से भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये स्टेटमेंट आएगा। अच्छा अब उसके बाद देखो मैंने बोला था ना, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये स्टेटमेंट से ये लिख सकते हो ना आप, इस 2 को इधर ले लो। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, q स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है किससे 2 से, तो क्या आ रहा है a स्क्वायर। a क्या है इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है। तो मतलब ये q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इंटीजर आ रहा है मतलब डिविजिबल है, राइट। तो अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है इसका क्या मतलब हुआ कि q भी 2 से डिविजिबल है ना। लिख सकते हैं ना, यही स्टेटमेंट सेम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे p की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा q लगा दूंगा। चलो इधर कहीं जगह है, मैं थोड़ा सा है ना उल्टा हो गया तो मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। सेम स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ देखो इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हेंस क्या हो जाएगा भाई, इसलिए अगर ऐसा है तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट q। 2 किसका फैक्टर हो गया, q का फैक्टर हो गया। तो यहां से ये स्टेटमेंट को मैं घेर लेता हूं ऐसे, है ना। ये बहुत ही काम का स्टेटमेंट है ये। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप जरा देखिए, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। इन दोनों का फैक्टर 2 हो गया, यानी इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। और अगर ये रेशनल नंबर है, मैंने माना है रेशनल नंबर, राइट, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कंट्राडिक्शन। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखूंगा, है ना वो स्टेटमेंट आप खुद से लिख लो। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस ये √2 इज व्हाट, √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये आप लिख लो, ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं ये इतना लिखने के बाद लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। और हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या है, अवर रॉन्ग अजम्पशन इज √2 इज रेशनल नंबर, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। हमारा रॉन्ग अजम्पशन ये था कि √2 रेशनल था, कंट्राडिक्शन आ गया ये मानने पर, इसलिए ये क्या है रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। समझ में आया ये कहानी? चलो आगे देखते हैं कि अगला है ना, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला जो है वो हमें प्रूफ करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि √3 इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? आप कर सकते हो बेटा। चलो मैं इसको भी बता देता हूँ ना, चूंकि जब लिया है ना तो सब 1 बाय 1 कर लेते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। पिछला वाला 8 था, ये 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या करना है इसमें, प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर। अगेन सेम वही चीज़ है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि एकदम से, अब देखो अगेन वही काम करूँगा कि कंट्राडिक्शन मैटर, तो मैं बोलूँगा लेट √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना। अगर रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर √3 इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा भाई, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना स्टेटमेंट तो आपको बताना पड़ेगा ना, कि अगर आपने रेशनल इसको मान लिया तो ये करना पड़ेगा। ओके अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इस पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा,
3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, ऐसा होगा। उसके बाद मैं इसकी ऐसा लिख सकता हूँ 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये होगा। अगला स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 3, ये यहाँ से मैं इस 3 को इधर भेजूंगा तो नीचे आ जाएगा ना ऐसा। अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। क्या आ रहा है, एक इंटीजर का स्क्वायर। इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर, यानी ये इंटीजर है, जो क्वोशंट आ रहा है वो क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ये नंबर इस 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तभी तो इंटीजर आएगा ना बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा, है ना, कि इफ पी स्क्वायर इज divisible by 3 then what, p is also divisible by 3, p is also divisible by 3। और ये अगर स्टेटमेंट आ गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 is a फैक्टर ऑफ व्हाट, किसका फैक्टर भाई, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, p। ये हमारा इसी स्टेटमेंट को तो हमने घेरा था, इसी स्टेटमेंट को हम बेस बनाएंगे। तो यहां से प्रूव हो गया कि भाई जो हमारा p है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो जाए। मैंने मैथमेटिकली कुछ भी नॉनसेंस नहीं किया है, सब कुछ सही सही जा रहा है ना। अब चलो, अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट है कि इसको भी देखना है, नीचे वाले को, क्यू को भी डिविजिबल बनाना है 3 से। तो ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये स्टेटमेंट को हमें लेना होता है। ये दिख रहा है आपको, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखते हैं तो अब जरा आप समझो कि ये जो है ना p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यहाँ से p जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो कोई इंटीजर ही तो आएगा ना, डिविजिबल है तो क्या इंटीजर आना चाहिए। वो इंटीजर को मैं क्या मान लेता हूँ, a, और यहाँ पे लिख देता हूँ a इज सम इंटीजर, है ना, a इज सम इंटीजर, ठीक। अब देखो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, p इज इक्वल टू 3a लिख सकता हूँ ना बेटा। अगर p जो है 3 से डिविजिबल है तो कोई इंटीजर आएगा ना, वो इंटीजर मैं a मान लेता हूँ, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। अब p इज इक्वल टू 3 है तो मैं इस स्टेटमेंट को लूंगा और मैनिपुलेट करूंगा सिर्फ, है ना। इस स्टेटमेंट को मैं लेता हूँ, ये स्टेटमेंट क्या है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पे p का वैल्यू रख लूँ, ये वाला, हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। मैनिपुलेशन करने में कुछ भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो p की जगह पे मैं इसका वैल्यू रख लेता हूँ, 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस ऐसा बिल्कुल होने वाला है। तो मैं दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो इक्वल के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिर्फ q स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा। ओके, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था कि q को डिवाइड करके दिखाना है 3 से। तो देखो ये हो गया डिवाइड, q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड कर रहा हूं, क्या आ रहा है, a स्क्वायर। ए क्या था, एक इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर क्या आ गया, इंटीजर। तो यानी ये नंबर इंटीजर है, जो क्वोशंट है इंटीजर है, इसका मतलब q स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो यही सेम स्टेटमेंट अब q के लिए लिखूंगा, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन q इज ऑल्सो divisible by 3। हेंस अब भाई 3 जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 जो है, हेंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा भाई, q का होगा। 3 जो है किसका फैक्टर हुआ, q का हुआ। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे घेर लेता हूँ ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये घेर दिया मैंने इस स्टेटमेंट को, ये देख रहे हो दोनों, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो इसका अगर ये रेशनल नंबर होता है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होता, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था, सिर्फ 1। मैंने क्या ला दिया, 3 ला दिया, ठीक है ना। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, इसलिए आया कि मैं एक इरेशनल नंबर को मैंने क्या बना दिया था, रेशनल नंबर बना दिया था।
समझ आया? तो मैं यहाँ पे फिर आगे लिखूंगा कि दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन विच इज √3 इज इक्वल टू √3 इज रेशनल नंबर। ये रॉन्ग है, तो इसलिए ये अजम्पशन रॉन्ग है। अगर √3 रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। प्रूव हो गया इरेशनल। समझ आया? चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखिए आप, एग्जांपल नंबर 10 है, शो 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। आपको बताया था कि रेशनल में से इरेशनल घटाओगे तो इरेशनल ही आता है, इरेशनल में से रेशनल घटाओगे इरेशनल ही आता है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल है ना, वही कंट्राडिक्शन मेथड ही लगाएंगे हर जगह बेटा, है ना। मैं क्या मान लेता हूँ कि ठीक है, मान लो ना कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी p/q के फॉर्म में है। इसको पहले मान लेते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये एक रेशनल नंबर है। मैं लिख लूँगा लेट इट इज ए रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। तो p/q के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, और p और q इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या मैं सबको लिख लूँ? चलो लिख लेता हूँ, p/q इज इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। मैंने इसको क्या मान लिया, लेट इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा बेटा कि 1 बाई 1 इधर उधर ले जाऊंगा, है ना, और एक तरफ मैं सिर्फ इरेशनल रहने दूंगा और बाकी तरफ दूसरा आपको खुद लगेगा कि ये तो इंटीजर्स 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 है, तो ये तो आपस में रेशनल होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 5 को मैं उधर ले जाऊँ, क्या ले जा सकता हूँ ना, या मैं माइनस √3 को उधर ले जाऊँगा तो ये सारा इधर आ जाएगा। आप चाहे जैसे अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो, है ना। तो मैं 5 को उधर ले जाता हूँ तो ये p/q प्लस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, सॉरी ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा ना, वेरी सिंपल। अच्छा अब देखो इधर माइनस है और इधर प्लस है, मैं इसको ना हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे √3 मालूम है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, अभी हमने जस्ट प्रूव किया था। तो मैं माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करूँगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ऐसे -1 से बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, p/q -5/1, ऐसा। देखो दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इक्वल के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा, इक्वल के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, क्यों, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली माइनस नहीं होता है, असल में -1 होता है ना क्योंकि 1 का कोई उस तरह से सेंस नहीं होता इसलिए हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये √3 हो गया। अच्छा ये क्या हुआ, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही नंबर, लेकिन माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा, -p/q, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p/q, ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो √3 साफ साफ दिख रहा है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इधर क्या है, इधर दो टर्म है, एक ये और एक ये। अच्छा p/q मैंने क्या माना था, रेशनल माना था ना, तो ये भी रेशनल हो गया और ये भी रेशनल हो गया। रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो इधर आप देख सकते हो साफ साफ आ गया कि LHS क्या आया, LHS लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल आया, इरेशनल। और RHS क्या आया बेटा, RHS रेशनल आ गया। क्या ये पॉसिबल है क्या भाई, हमने अलजेब्रा के रूल्स को ब्रेक नहीं किया, या तो फिर अलजेब्रा का रूल गलत साबित हो गया। अलजेब्रा का रूल अपनी जगह बिल्कुल सही होता है ना, कोई कंट्राडिक्शन नहीं क्रिएट करता है। तो फिर LHS और RHS बराबर है क्या, नहीं बराबर है। आप देख सकते हो कि फिर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये है क्या, बराबर नहीं है। तो ये क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने एक इरेशनल नंबर को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। समझ में आया, बस ये स्टेटमेंट लिख लेना है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर, हमारे रॉन्ग अजम्पशन कर लेने की वजह से ये हो रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई क्या। चलो अगला क्वेश्चन है हाँ, तो ये देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है ना, एग्जाम्पल नंबर 11, शो √3 देखो रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई है, 3 रेशनल √2 इरेशनल, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको प्रूव करना है कि ये भी इरेशनल है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि इरेशनल तो हमें लग रहा है, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 3√2 इज व्हाट, रेशनल, है ना। और रेशनल होगा तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए बेटा, p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए,
देखो एक ही चीज़ बार बार मैं लिख रहा हूँ, इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो सिंपली क्या करूँगा कि √2 को यहीं पे रहने देता हूँ और इस 3 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखो भाई ये क्या है, p अपॉन में q क्या है, ये ऐसे सोचो p क्या है, p एक इंटीजर है माना है हमने, q क्या है इंटीजर है, 3 क्या है इंटीजर है, तो 3q क्या होगा इंटीजर, ऊपर क्या इंटीजर नीचे क्या इंटीजर, इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होता है, रेशनल ही तो होता है भाई। किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो ना, तो ये हो गया p और ये खुद q हो गया। q मतलब कोई इंटीजर, ये भी इंटीजर हो गया। तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर रेशनल नंबर, लेकिन इधर क्या आया इर्रेशनल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो है इर्रेशनल नंबर आ गया। अच्छा इसको √2 को प्रूफ करना, अगर सच में कोई बोले कि ये कैसे इरेशनल हो गया, तो √2 को प्रूफ कर दीजिए आप कंट्राडिक्शन मेथड से। क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, तो ये हमारा इधर मैं दिखा दूंगा कि इरेशनल नंबर और इधर रेशनल नंबर। कोई इरेशनल और एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, कभी भी बराबर नहीं हो सकते एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो बराबर आ रहा है। मैं इसको क्या लगाना पड़ेगा भाई, ये डज नॉट इक्वल है, तो अलजेब्रा का रूल तो ब्रेक हो गया। नहीं, अलजेब्रा का रूल बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। क्योंकि यहीं से हमें ये जो हमने यहाँ पे ना डज नॉट इक्वल लगा रहे ना, यहीं पे कर देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे हमने गलत अजम्पशन ले लिया, तो अलजेब्रा हमें करेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे देखो फिर लगाना पड़ेगा आपको। समझ आया ये चीज़, तो हमारा ये रॉन्ग अजम्पशन। तो फिर से लिखेंगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, जबकि अलजेब्रा में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। समझ आया। चलो अब हम लोग चैप्टर करेंगे, है ना। हाँ, तो ये जो है हमारा अब एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 1.3 है ना, चैप्टर 1 मैथमेटिक्स NCERT क्लास 10 है ना। 1.3 का एक्सरसाइज है ये, ऊपर सारा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए √5 अगेन, √2 √3 सब किया है ना हमने। तो भाई जहाँ जो चीज़ जैसे अब √5 को भी वैसे ही प्रूफ कर लेना। चलो अब मैं इसको फटाफट सिर्फ लिख के बताऊंगा ना, एक्सप्लेन नहीं करते जाऊंगा क्योंकि टाइम जाएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, लेट √5 इज रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ से √5 किस फॉर्मेट में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद मैं दोनों पे स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये 5 क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। फिर मैं सिंपली अब ऐसे कर लूँगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 5, है ना। सिंपली इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको इधर लाऊंगा, तो यहाँ से ये एक हमें नया चीज़ मिल रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा कि इफ़ p स्क्वायर इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 5 देन p इज ऑल्सो, इफ़ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और आगे क्या हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, 5 किसका फिर फैक्टर होगा, p का। और इसी को हम लोग ऐसा, है ना, ये हमारा गेम चेंजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। अब अगला देखते हैं। तो भाई अगला हमें क्या देखना था कि p जो है 5 जो है वो p का क्या है, फैक्टर है। अब हमें किसका फैक्टर निकालना है, q का भी, कि q का भी एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से ये, चूंकि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि आप किसके बराबर मानेंगे, तो देखो यहाँ से मैं स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ ना, एक स्टेटमेंट मैं निकाल सकता हूँ। इसको मैं कहीं इधर लिख लेता हूँ, है ना। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहीं से ये स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, बनेगा। अच्छा, तो अब आप देखो ये चीज़ भी देख सकते हो, ये स्टेटमेंट रहने देता हूँ, इसका यूज़ होगा ये p, यहाँ से मैंने लिखा देन p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अगर p जो है ना, p 5 से डिविजिबल है तो कोई इंटीजर ही तो आएगा। ये लिखा है ना, p इज़ ऑल्सो डिविजिबल 5, कैसे, ये सारे इस वजह से। तो यहाँ पे मैं a मान लूँ इसको, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि p इज़ इक्वल टू 5a, ऐसा हो सकता है ना। देखो वहाँ पे 2 था तो 2a, 3 था तो 3a, ये आया था ना। अब ये स्टेटमेंट हमारा काम का, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाला। चाहता हूँ तो मैं स्किप कर देता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये देखो, ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये भाई स्टेटमेंट यहीं से आया है, कहीं आसमान से नहीं आया है। अब मैं p स्क्वायर का p का वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, p का वैल्यू क्या है, 5a है। तो ये देखो 5
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह पे मैं पी का वैल्यू रखूंगा, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है, मुझे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ऐसा यहाँ पे ऐसा क्यों रख रहे हो, भाई मुझे मेरी मर्जी, मुझे प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। तो अच्छा ये मैं, ठीक है मेरी मर्जी इस वजह से कि ये मैंने मैनिपुलेट इस वजह से कर रहा हूँ कि ये मैनिपुलेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर, ऐसा होगा। ये दोनों तरफ से 5 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा क्यू स्क्वायर और इधर बचेगा 5 ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगला स्टेटमेंट देख लो, मैं इस 5 को नीचे ले लूँ इसके, तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। अब अगेन वही स्टेटमेंट, क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है, क्यों, ए क्या था भाई, ए कोई इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर p जो है 5 से डिविजिबल है तो a कोई इंटीजर होगा, तो यहाँ से a इंटीजर होगा तो a स्क्वायर क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, यानी q स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर है, यानी q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। और फिर से मैं यही स्टेटमेंट लिखूंगा कि इफ, अब p स्क्वायर हटा देता हूँ और लिखूंगा इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलेंगे कि क्वेश्चन इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 then q is also divisible by 5, hence में आप लगा लो, ये स्टेटमेंट हमारा लिखने, hence 5 is a factor of q, ये लिखना पड़ेगा हम, इसको मैं घेर लेता हूँ ना ऐसे, इसको देखो, hence 5 is a factor of p, hence 5 is a factor of q। तो 5p और q का क्या हो गया, मैं यहाँ पे चलो अब लिख देता हूँ कि 5 is factor of both p, q, p और q का दिस कंट्राडिक्शन ड्यू टू अवर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, पूरा अच्छे से, दिस बहुत लंबा हो जाता है, दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption, इस वजह से hence √5 is, हमने क्या माना था, रेशनल, assumption wrong है यानी रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल होगा, इरेशनल प्रूव हो गया। भाई रेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल ही होता है ना, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाँ तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रूव 3 + 2√5, दो टर्म है, 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अगेन वही काम करूंगा कि इसको पहले क्या मानूंगा, रेशनल मानूंगा, है ना, तो लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इसको मैंने रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल होगा तो जाहिर सी बात है p/q के फॉर्मेट में लिखना चाहिए मुझे, तो मैं ये लो लिख देता हूँ। और कंडीशन याद है कि p/q इज व्हाट, इंटीजर ही होगा ना बेटा, और क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, वही कंट्रडिक्शन दिखाऊंगा कि LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, तो चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फिर, 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन में q, 3 को उधर ले लूँ तो -3 अपॉन में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, p - 3q अपॉन में यहाँ पे माइनस रहेगा, अपॉन में q हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम से, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करोगे p, इसका इसमें करोगे 3q, और नीचे का नीचे होता है, तो ये आ गया कि नहीं आ गया, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2√5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन में q, ऐसा। मुझे √5 को ना एक तरफ करना है, अभी प्रूव हुआ ना, तो √5 क्या इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से मैं इस 2 को क्या कर लूँगा भाई, नीचे ले लूँगा। देखो ये ऐसे आ जाएगा क्या, आप खुद बताओ, है ना, ये जो है √5 को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ ना,
√5 को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और 2 जो है इधर नीचे आ जाएगा, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें। तो p माइनस 3q अपॉन में 2q। अब देखो ये तो सब जानते हैं, अभी प्रूफ किया √5 क्या है, इरेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर चला गया, इरेशनल नंबर आएगा। इधर क्या है, p और q को क्या माना है हमने, इंटीजर माना है। इंटीजर में से ये क्या है, चलो एक एक, इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई इंटीजर, तीनों क्या है इंटीजर। ओके, इंटीजर में से इंटीजर का माइनस करोगे इंटीजर, यानी ऊपर वाला इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करोगे इंटीजर, तो ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, तो यही तो p/q के फॉर्म में हुआ, यानी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। और इधर क्या रहा है, इरेशनल नंबर, देखो ऐसे, इसके अपॉन में 1 है, ये इंटीजर नहीं है, इधर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये जो है ना, ये तो फिर डज इक्वल तो नहीं हुआ ना बेटा, डज नॉट इक्वल हुआ ना। तो कहाँ पे फिर गलती हो रहा है, हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, जो हमने गलती यहाँ पे कर दिया है, इसको इक्वल मान लिया है, इसको और इसको, वो गलती मेरी यहाँ पे आके पकड़ी गई, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं पहले से इसी को यहीं पे रोक दूं कि भाई ये डज नॉट इक्वल है, तो इतना कहानी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती चोरी पकड़ी जाने वाली है, यहाँ पे चोरी पकड़ी गई। समझ में आ रहा है कि LHS और RHS बराबर नहीं है, ये जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और ये जो है रेशनल है, रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो दिस कंट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, इसको मैंने रेशनल मान लिया था, ये समझ आया। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, प्रूव द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। ये जो तीनों क्वेश्चन दिया है इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वेरी सिंपल है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये देखो फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आप खुद सोचो, है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, p/q के फॉर्म में हो गया, मैं जो है इसको उल्टा कर दूंगा और इसको भी उल्टा कर दूंगा, सिंपल है ना। बहुत ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आ जाएगा भाई, इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, इसका इससे कर लो, तो p√2 हो गया, और ये क्या हो गया, q हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, q अपॉन में p, ऐसा हो गया। तो q अपॉन में p क्या है, हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, p अपॉन में q या q अपॉन में p, चाहे जैसे कर लो आप, है ना। तो ये p और q इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर रेशनल होता है, लेकिन इधर क्या आ गया, ये रेशनल आ गया। अच्छा, इसी को बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए आप क्या कर लोगे बेटा, आपको मालूम है कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको उल्टा कर दो ना। इसको जब उल्टा करोगे तो आपको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये देखो आ गया ऐसा। अब आपने पहले ही माना होगा कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, तो ये भी इंटीजर अपॉन में इंटीजर, चाहे जैसे कर लो, है ना। देखो 2 अपॉन में 3 रेशनल नंबर है, क्यों, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, तो 3 अपॉन में 2 क्या है, ये भी तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर, यानी रेशनल नंबर ही है ना, ऊपर नीचे करने से चेंज नहीं होता है। तो समझ में आया। चलो दूसरा देख लेते हैं फटाफट। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है बेटा, आपको ना बस ये देख लो कि कौन सा इरेशनल नंबर है इसमें, ये है ना, ये है, तो इसी को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है, खत्म कहानी, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। ये क्या है, 7, दूसरा, ये हमारा पहला 7√5, अगेन मैं इसको p/q, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ से √5 इज इक्वल टू p अपॉन में 7q, खत्म कहानी, प्रूव हो गया। डज नॉट इक्वल, ये जो इक्वल दिख रहा है डज नॉट, क्यों, p क्या है इंटीजर, 7q क्या है इंटीजर, 7 से मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर अपॉन में इंटीजर रेशनल, इधर क्या आ गया, इरेशनल, डज नॉट इक्वल टू। ये क्यों, ये कंट्रडिक्शन क्यों आया, हमने तो इसको इक्वल माना है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है ना। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 6 + √2, तो फिर इसको अगेन मैं फिर से p/q के फॉर्म में ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पहले मानता हूँ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ऐसे होगा, इंटीजर अपॉन में इंटीजर। फिर मैंने क्या बोला था कि आपको ये देखना है कि आपको दिख जाएगा कि इरेशनल नंबर किधर है, ये √2, तो बाकी सबको इसके साथ जो भी है मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा बस, और प्रूव कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, p अपॉन में q, 6 है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6। अब इसको देखो मैं सॉल्व भी अगर करता हूँ तो p - 6q अपॉन में q, ऐसा हो जाएगा ये। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, √2 इज इक्वल टू p - 6q अपॉन में q। √2 इरेशनल मालूम है, इधर क्या है, रेशनल, कैसे, इंटीजर,
माइनस, ये भी क्या बन जाएगा, इंटीजर, इंटीजर माइनस मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करूंगा इंटीजर ही आएगा, नीचे क्या है इंटीजर ही है, इंटीजर अपॉन में इंटीजर रेशनल, इधर क्या इर्रेशनल, बीच में क्या लगना चाहिए डज नॉट इक्वल, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन, समझ आया। चलो तो ये हमारा 6.3 खत्म हुआ है ना। आप जो है अलग अलग बुक्स के क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया।